सो हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दिस इज़ द लास्ट डे ऑफ द ईयर एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी के सारे विशेस पूरे हों। आपने जो रेजोल्यूशन सोचा होगा मन में, मैंने कल एक पोस्ट भी डाला था, मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपने रेजोल्यूशन प्लान किया है बताइए। तो बहुत सारे लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने ये जॉब लेना है, ये सिलेक्शन लेना है, यही रेजोल्यूशन उन्होंने लिया है। तो आपका रेजोल्यूशन पूरी तरीके से फुलफिल हो जाए और उसको अकम्प्लिश करने में आप अपना बेस्ट दे, ये मेरी विश है आपके लिए। वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ओके, याद रखिएगा कि जिस तरीके से ये ईयर हमको छोड़कर जा रहा है, उसी तरीके से कुछ ऐसी हैबिट्स होंगी, कुछ ऐसी मिस्टेक्स होंगी आपकी, जिसकी वजह से आप टाइम टाइम पर थोड़े से पीछे रह गए अपने प्रिपरेशन में। उन चीज़ों को, उन हैबिट्स को हमको भी साथ साथ में पीछे छोड़ना है, ठीक है। जो एस्पायरेंट्स SBI PO मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इस समय पर, उनके लिए वीडियो है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि एस्पायरेंट्स, कभी भी आप PO प्रीलिम्स का रिजल्ट का वेट मत करिएगा। आप बिल्कुल अभी से मेंस के लिए डेडिकेटेडली प्रिपेयर करिए। ओके, आपने अगर एक डिसेंट अटेम्प्ट्स किए हुए हैं, 50-60 लगभग, है ना, तो आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना ही है। कहीं भी वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। आप एक कदम पीछे तब हो जाएंगे ना जब रिजल्ट आएगा और आपका निकल गया और आपने तब तक कोई भी प्रिपरेशन नहीं की होगी। जिन्होंने भी थोड़े भी डिसेंट अटेम्प्ट्स किए हैं, बिल्कुल इस समय पर ना पीछे मत हटिए, SBI PO मेंस की प्रिपरेशन करिए। और जब हम SBI PO मेंस की बात करते हैं तो एक ऐसा सेक्शन है, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन। आप में से बहुत सारी लोगों की क्वेरी रही है कि इस सेक्शन को हमको कैसे टैकल करना है। यहाँ पर मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको बताने वाली हूँ। हाउ आई गॉट 18.75 मार्क्स इन IBPS PO मेंस। क्या वो सिंपल से तरीके हैं, क्योंकि इससे भी ज़्यादा मार्क्स लोगों के आते हैं, 20-21, है ना। तो आप भी कैसे ईजिली ये मार्क्स को अटेन कर सकते हैं। SBI PO मेंस में 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आता है, कैसा इंटरफेस रहता है, क्या मटीरियल आपको यूज़ करना है, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अगर आप एक ऐसे एस्पायरेंट हैं जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर के बैंकिंग एग्जामिनेशंस को एम कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप भी लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अभी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि डिस्क्रिप्टिव आखिर होता क्या है, किस तरीके से हमको इसको टैकल करना होता है। IBPS PO मेंस और SBI PO मेंस में ये सेक्शन रहेगा, RRB PO मेंस में ये नहीं रहता है। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द सेशन। मैं आपको बता दूं डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या होता है। दो सेक्शंस आते हैं, एक हो गया ऐसे और दूसरा हो गया लेटर, ठीक है। IBPS PO में ये डिस्क्रिप्टिव आपका इन टोटल 25 मार्क्स का आता है, और SBI PO की बात कर लें तो 50 मार्क्स का आता है, ठीक है। IBPS PO में ऐसे जो होता है वो आपका 15 मार्क्स का आता है, और लेटर जो है आपका 10 मार्क्स का आता है। लेकिन SBI PO मेंस की बात करें तो जो आपका ऐसे है वो 30 मार्क्स का आएगा, और लेटर जो है वो आपका 20 मार्क्स का आएगा, जस्ट डबल, ठीक है। लेकिन डिफरेंस कुछ नहीं होगा। 30 मिनट्स आपको इन टोटल दोनों के लिए मिलते हैं, IBPS PO मेंस हो या SBI PO मेंस हो। और इन जनरल आज तक देखा गया है कि जो ऐसे वाला पार्ट है आपका, वो लगभग 250 वर्ड्स में लिखने को आता है, और जो लेटर वाला पार्ट है आपका, वो लगभग 150 वर्ड्स में लिखने आता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। आप ये याद रखिएगा कि वहां पर जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वहां पर जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि कितने वर्ड्स में लिखना है, आपको उतने ही वर्ड्स में लिखना है। अब वर्ड लिमिट यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये जो आपकी चेकिंग होती है ना, वो मैनुअली नहीं होती है, वो होती है कंप्यूटर के द्वारा। ओके, एक सिस्टम बेस्ड, एक कंप्यूटर जनरेटेड चेकिंग है, ठीक। आप बोल सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये चेक किया जा रहा है। तो क्या होता है ना, वो चेक करता है कि आपने वर्ड लिमिट को सेटिस्फाई किया है या नहीं किया है। तो आप ये ट्राई करिएगा, सबसे इंपॉर्टेंटली आपको बता रही हूँ, क्योंकि ना कई बार मैनुअली अगर हम देख रहे हैं ना, 150 वर्ड्स लिखना है, किसी ने 140 लिखा या 130 लिखा, या किसी ने अगर 160 लिखा, तो हम उसको एक ही बराबर सोचेंगे, है ना, 150 के बराबर ही सोचेंगे। लेकिन जो मैंने नोटिस किया है खुद के एक्सपीरियंस से, और लोग जिस तरीके से बताते हैं, मैंने ये चीज़ नोटिस किया है ना कि वहाँ पर आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है इस वर्ड लिमिट को। आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा कि मुझे 150 के एकदम आसपास ही करना है। बहुत अच्छा होगा अगर आप 150 तक कर लेते हैं। तो आपने 155, 154 इस तरीके के वर्ड लिमिट रखे ना, आपको बहुत डिसेंट स्कोर मिलेगा। तो कुछ भी जब आपका एंड होता रहता है ना, ऐसे या लेटर, तो थोड़ा सा वर्ड्स की तरफ आपको ध्यान देना और ट्राई करना है कि उतने ही वर्ड लिमिट में आप चीज़ों को रख सकें। ओके, बात करते हैं अगर कट ऑफ की, तो जनरली ये अभी तक देखा गया है कि IBPS PO में 25 में से 10 जो है, 10 मार्क्स वो कट ऑफ होते हैं, ठीक है। अभी तक का तो यही देखा गया है। और SBI PO में क्या है, 50 में से 20 मार्क्स, ठीक है। इंटरफेस पहले कुछ इस तरीके का था ना कि जैसे ही आपके सारे सेक्शंस कंप्लीट होते हैं, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, GA, उसके बाद जो है आपका ये डिस्क्रिप्टिव सेक्शन सामने खुलता है आपके सामने, और बिल्कुल आपको कीबोर्ड के साथ रेडी हो जाना है और टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है। लेकिन थोड़ा सा समय उसके पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ने में देना है, ताकि आप एक माइंड में फ्रेम कर सकें कि मुझे कौन सा लेटर लिखना है और मुझे कौन सा ऐसे लिखना है। तो कितने लेटर्स के ऑप्शन आते हैं वहाँ पे, लगभग 3-4। आप अपने मन में रखिए कि 3 से 4 जो है ऑप्शन आपको मिलेंगे। अभी तक ये देखा जा रहा था, IBPS PO मेंस की बात करें, कि क्वेश्चन
आपके सामने खुला, एक पूरा स्पेस दिया हुआ है टाइप करने के लिए और बगल में क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको लेटर लिखना है और वहीं पर A B C करके ऑप्शन दिया हुआ है। इस बार के IBPS PO मेंस का ये इंटरफेस था कि आपको फर्स्ट पेज पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको ये लेटर लिखना है, आप आगे उसको बढ़ाएंगे तो सेकंड ऑप्शन जो लेटर का है वो दिया हुआ है, थर्ड बढ़ाएंगे तो जो थर्ड ऑप्शन लेटर का वो दिया हुआ है। इस तरीके से था। तो यहाँ पर क्या था, आपको स्पेशली कोई भी हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले तक स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते थे कि हमें हेडिंग डालना है कि नहीं। तो आप देखिएगा जिस तरीके का भी इंटरफेस आएगा आपको उसी अकॉर्डिंगली एक्ट करना है, ठीक है। उसी तरीके से आपके सामने ऐसे भी जो है ना वो 3 या 4 ऑप्शन आएंगे, आपको उसमें से एक चूज करके एक लिखना है और याद रखिएगा उसको आपको सेव एंड सबमिट करना होता है। आपने फर्स्टली अगर समझ लीजिए लेटर लिखा हुआ है, आपने सेव कर दिया, आपने ऐसे पे मूव किया, आप लिख ही रहे थे और लास्टली आपने कंक्लूड कर दिया है और अचानक से टाइम एंड हो गया, तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं होती है कि वो सेव नहीं हुआ होगा, वो सेव हो जाता है, ठीक है। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल आप थोड़ा देर ये सोचने में दीजिए कि मुझे कौन सा लेटर अटेम्प्ट करना है और मुझे कौन सा ऐसे अटेम्प्ट करना है। उसकी कुछ जो मेन पॉइंट्स है ना उसको एक जगह पर नोट डाउन कर लीजिए, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है स्टार्ट करने से पहले, ताकि जब आप स्टार्ट करें तो आप एकदम फ्लो आपका मेंटेन रहे। ओके, सबसे इंपॉर्टेंटली मैंने आपको हर बार ये चीज़ बोली है, द हिंदू का एडिटोरियल पार्ट जो होता है ना, जनरली मैं आपको इंग्लिश में ये चीज़ रिकमेंड करती हूँ कि आपको वो चीज़ रीड करनी है हमेशा। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को आपको हर दिन रीड करना है और अपने वर्ड्स में उसको समराइज करने की कोशिश करना है। ये चीज़ आप लोग जनरली नहीं फॉलो कर पाते हैं, लेकिन अगर आप इस स्टेज में हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके डिस्क्रिप्टिव में आपको हेल्प करेगा, आप SBI PO मेंस को एम कर रहे हैं, वहाँ पर GD होने वाला है। 2 साल तक नहीं हुआ था, इस साल GD होने वाला है, ग्रुप डिस्कशन और उसके बाद इंटरव्यू। ये जो द हिंदू का एडिटोरियल है ना, वहाँ पे बहुत सारे हॉट टॉपिक्स होते हैं जो रिसेंटली चल रहे होते हैं और उन पे एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस होते हैं, ठीक है। तो अगर आप बार बार किसी के ओपिनियन पढ़ रहे हैं ना, तो ग्रेजुअली आपका भी एक खुद का ओपिनियन फॉर्म होता है और आप लोगों के सामने कुछ बोलने लायक होते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में। तो आप इस चीज़ को फील करिएगा खुद से। जब आप ये एडिटोरियल की रीडिंग की हैबिट डालेंगे ना, तो ये चीज़ आपको खुद से फील होगी। तो हिंदू एडिटोरियल की आर्टिकल्स को रीड करना बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए और ट्राई किया करिए ना कि एक A4 साइज़ के पेपर में अगर उस दिन कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमेशा आप लिखिए, लेकिन आपको लगता है कि ये करंट में कुछ टॉपिक चल रहा है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उससे रिलेटेड कुछ आया है, तो उसके कुछ जो इंपॉर्टेंट टेकअवेज है ना उसको ज़रूर वहाँ पर लिख लीजिए। कुछ आपको डेटा मिल रहा है कहीं से, कुछ फिगर्स आपको मिल रहे हैं, तो उसको डेफिनेटली लिख लीजिए। समझ लीजिए कोई ऐसे आया है जिसमें कुछ विमेन के बारे में कुछ था, या फिर हेल्थ से रिलेटेड कुछ था, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ था, कोविड से रिलेटेड कुछ था, अभी कोविड भी बहुत न्यूज़ में है, तो आप वो डेटा को यूज़ कर सकते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स को यूज़ कर सकते हैं। हर बार ना हमें कुछ फैक्ट्स वगैरह डेटा वगैरह याद नहीं रहता है, लेकिन अभी अगर रिसेंट में कुछ चल रहा है उसका आपने कुछ ही चीज़ें अगर नोट डाउन कर ली और समझ लीजिए उसी से रिलेटेड मिलता जुलता, सेम नहीं भी तो मिलता जुलता भी अगर कोई टॉपिक आ गया तो आप वहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जब करंट अफेयर्स भी पढ़ते हैं ना मेंस की प्रिपरेशन करते वक्त, तो करंट अफेयर्स में भी जो फैक्ट्स या मॉनेटरी वैल्यू वाली जो भी नंबर्स वगैरह आप कहीं पर भी कुछ पढ़ते हैं और आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है, तो उसको भी कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए और वही चीज़ आपको काम आ जाएगा यहाँ पर जब आप डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे। जब आप GD में होंगे तब भी आपके पास कुछ मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे बोलने के लिए। तो ये चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ। समझ लीजिए 3 टॉपिक आया, ठीक है, 3 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उसमें से एक ऑप्शन पक्का ऐसा वाला होता है जो कि बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही जनरलाइज्ड होता है, कुछ जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ, या फिर आप बोल सकते हैं कुछ इस तरीके का। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि एक बार इस तरीके का आया था कि 5 days a week अगर कर दिया जाए तो किस तरीके का होगा, तो उसमें लोग अपने ओपिनियन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस बार एक ऐसे था जिसमें ये था कि जो वीडियो गेम्स वगैरह हैं या मोबाइल फ़ोन एक्सेसिव यूज़ जो हो रहा है बच्चों के द्वारा, तो वो किस तरीके से उनको वायलेंस में इंडल्ज कर सकता है या कर रहा है, तो वो आपको लिखना था। ये इस टाइप के थोड़े जनरलाइज टॉपिक्स, तो आपको ये ईजी लगेगा लिखने में। तो हमेशा ये कोशिश आपकी होनी चाहिए ना कि आप बिल्कुल एक टफ टॉपिक की तरफ ना जाएं कि आपको थोड़ा बहुत उसका नॉलेज है तो आप लिख लेंगे। क्या होता है उसको हम सोच तो लेते हैं कि चलो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, लेकिन जब आप लिखने बैठते हैं ना, वहाँ का जो प्रेशर होता है ना, आई जस्ट कैन नॉट टेल यू, वहाँ पे जो प्रेशर होता है, कीबोर्ड जो बज रहा होता है बिल्कुल और टाइमर जो चल रहा होता है, आपको 30 मिनट्स में ही ऐसे और लेटर दोनों फिनिश करना होता है और आपको सिर्फ लिखना नहीं है, एक बहुत अच्छा एंडिंग, एक कंक्लूजन मस्ट है आपके लिए, ठीक है। तो ये आपको जो करना होता है ना, उसे बहुत प्रेशर होता है। तो एक ईजी टॉपिक उठाइए और एक अच्छा ऐसे लिखिए।
कंक्लूजन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपका एनालिसिस होता है ना चेक करते वक्त, वो एनालाइज भी करता है कि आपने एंडिंग किया है कि नहीं, कि अचानक से आप लिख रहे हैं ऑफ द ऐसे करके छूट गया, टाइम खत्म हो गया, ठीक है, तो एकदम समझ में आ जाता है कि सेंटेंस अधूरा रह गया, बिल्कुल आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो जान निकलने वाली सिचुएशन होगी लास्ट में, लेकिन ट्राई करिएगा कि बिल्कुल हम एंड कर लें, भले आपका बॉडी फिनिश ना हुआ हो, लेकिन ट्राई करिएगा कि एक एंडिंग लाइन हम दे दें और कंक्लूड कर दें। ओके, ये दोनों, ये चीज़ मैं ऐसे के लिए भी बता रही हूँ और ये चीज़ मैं आपको लेटर के लिए भी बता रही हूँ, क्योंकि वो दिखेगा कि हाँ बॉडी पूरी फिनिश है, कंप्लीट हो चुकी है। गलती बिल्कुल मत करिएगा कि आप कंक्लूड किए बिना ही आपका सबमिट हो गया। सारी चीज़ें ध्यान दीजिएगा, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स वाली चीज़ें, कि स्मॉल से स्टार्ट ना कर रहे हो, फुल स्टॉप के बाद, मतलब पंचुएशन मार्क्स वगैरह का भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही ईजिली ट्रेसेबल है, बहुत ही ईजिली नोटिस किया जा सकता है अगर आपने ग्रामर जो है उसमें मिस्टेक की होगी। तो ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, भले सिंपल लैंग्वेज में लिखिए लेकिन ग्रामर सही रखिएगा। फैक्ट्स एंड डेटा अगर आपके पास कुछ है तो उसको ज़रूर यूज़ करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। एंड स्पीड को मेंटेन करिएगा बिल्कुल, ताकि आप अच्छे से कंक्लूड कर सकें, क्योंकि एट लास्ट कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्ड लिमिट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अब जब प्रैक्टिस जो आप करते हैं ना, वो आप पेन पेपर या मोबाइल में मत करिएगा, अब आपको पीसी पे ही प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझसे पूछते हैं कि कैसे प्रैक्टिस करें, तो आप टाइम निकाल के साइबर कैफ़े वगैरह भी जा सकते हैं, या अपने फ्रेंड का लैपटॉप या कहीं से भी जुगाड़ भी कर सकते हैं। अगर आप हर दिन नहीं कर पा रहे हैं तो 2-3 दिन में एक बार ज़रूर कर सकते हैं। ओके, गूगल पे भी आप टाइप करेंगे ना तो भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। एक डिस्क्रिप्टिव के टेस्ट का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दे रही हूँ, उसको भी आप चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ ना, कि ऐसे और लेटर, ऐसे में मैंने आपको बताया कि इजी टॉपिक एक ना एक कोई रहता ही है, उसी तरीके से लेटर में भी रहता है। मैं आपको बता रही हूँ, एक लेटर रहेगा कि अपनी फ्रेंड को ये लेटर लिखो, उसे इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझाते हुए, या अपनी सिस्टर को, इस तरीके का रहेगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे लेटर्स रहेंगे कि बैंक मैनेजर को इस चीज़ के लिए, कि आपका पासबुक गुम गया है, नया पासबुक देने के लिए, या आपको इस चीज़ के स्टेटमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए, या फिर एक लोन के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए, या फिर एक बैंक मैनेजर के तरफ से एक कस्टमर को लेटर है कि उसका लोन रिजेक्ट हो गया है विद सो एंड सो रीजन। तो ये जो लेटर्स होते हैं ना, वो बहुत ही शॉर्ट और बहुत डायरेक्ट होते हैं। तो ट्राई करिएगा इस टाइप के लेटर को आइडेंटिफाई करने का, ज़्यादा मैटर वहां पर नहीं डालना होगा, 2-3-4 लाइन मेन बॉडी होगी और ऊपर नीचे मिलाकर आपका इजीली 150 वर्ड्स हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप कुछ ऐसा लेटर चूज करेंगे जिसमें आपको ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड करनी होगी, तो ऑटोमेटिकली ना आपका वर्ड लिमिट बढ़ने लगेगा। तो इसलिए ये ज़रूर करिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। लास्टली मैं आपको एक बेस्ट बुक के बारे में बता रही हूँ, पहले भी आपको बताया हुआ है IBPS PO मेंस के समय पर, और इस समय भी मैं आपको ये दिखा रही हूँ। आपकी प्रिपरेशन को ये इतना बूस्ट प्रोवाइड करता है ना, इतना कॉन्फिडेंस देता है ना। मैंने खुद इससे पढ़ा हुआ है और मुझे ये बुक सच में इतनी अच्छी लगी है ना, कि हमेशा डिस्क्रिप्टिव के बारे में जब भी मैं बोलती हूँ तो इस बुक के बारे में जरूर बोलती हूँ। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बुक, डिस्क्रिप्टिव बुक बाय निमिषा बंसल मैम, विच इज फॉर एसे, लेटर एज वेल एज प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग वो जो SSC वगैरह के एग्जाम में आता है। एसे एंड लेटर जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर एसे और लेटर आपका मेन फोकस होना चाहिए। आपका बेस्ट एवर प्रिपरेशन हो सकता है डिस्क्रिप्टिव का, अगर आपके पास ये बुक है तो, ठीक है, क्योंकि इससे आपको ना समझ में आ जाएगा, बिल्कुल मतलब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि चीजें आपको किस तरीके से वहां पर पुट करनी है। ओके, देखिए सबसे पहले तो चैप्टर है हाउ टू राइट एन एसे, है ना। तो यहाँ पर आपको अगर नहीं पता है कि किस तरीके से बॉडी स्टार्ट करनी चाहिए, किस तरीके से कंक्लूजन होना चाहिए, तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में आपको समझा दी जाएंगी, किस तरीके से आपको एसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट एसेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेज यहाँ पर दिए हुए हैं अपने अकॉर्डिंग। मतलब एक जैसे मैंने बोला ना कि कोई ना कोई एक यूनिवर्सल टाइप का टॉपिक, एक जनरलाइज टॉपिक आता ही आता है, तो ये है एग्जांपल्स उस टाइप के टॉपिक्स का। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने ये सारे के सारे एक बार रीड कर लिया ना, मैंने यही किया था, मैंने सब कुछ एक बार रीड जरूर किया था, ठीक है। तो अगर आपने ये सारे एक बार रीड कर लिए ना, तो डेफिनेटली मैं आपको बता रही हूँ कि जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें कहीं ना कहीं आप रिलेट कर जाएंगे और आपके पास बहुत मटीरियल होगा लिखने के लिए। पढ़ते हैं ना, तो आपको कुछ चीज़ें अंडरलाइन कर लेनी है। आपको कुछ ऐसा मिला, डेटा मिला, कुछ फैक्ट मिला जो कि आपको लगता है कि आपके ऐसे लिखते वक्त काम आ सकता है, तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है, ऑल्सो द स्कीम विथ लेट इंडिया रीच द SDG गोल्स बाई 2030। तो इस तरीके से एक बहुत अच्छी एंडिंग हो सकती है, ठीक है। तो आप अगर पॉवर्टी के बारे में कुछ है, हंगर के बारे में कुछ है, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ है ना, वाटर से रिलेटेड कुछ है, तो आप हर चीज़ में ये चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। आपको SDG का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि वहाँ पर हमारे क्या क्या गोल्स होते हैं, और उसको
उसको आप इस तरीके से एंड कर सकते हैं। मतलब ये इस टाइप की एंडिंग्स है ना जो कि बहुत अच्छा आपको एक कॉन्फिडेंस देंगी कि हाँ मेरा अच्छा गया एग्जाम, है ना, अच्छा मैंने लिखा है ऐसे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज इस तरीके से अंडरलाइन किया करती थी। आपको देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ट्रुथ बी टोल्ड या ऑल इन ऑल, है ना। तो ये क्या है कि हम जो भी चीजें लिखते हैं ना थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में इस तरीके के फ्रेजेस यूज करके हम उसे और भी अच्छा बना सकते हैं। मैंने पूरी पूरी लाइंस अंडरलाइन नहीं की, आप देख रहे होंगे, लेकिन मुझे जो जो चीजें अच्छी लगी जिसको मैं यूज कर सकती हूँ तो मैं उसको अंडरलाइन कर लिया करती थी, है ना। और टॉप आप एक एक रीडिंग एक दिन की हैबिट बना लें, मुझे 6 से 7 आर्टिकल्स रीड करना है, तो आपका ये पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा आपके एग्जाम से पहले तक, है ना। और ये डेफिनेटली इसमें से एक आर्टिकल है ना कहीं 90% मैच कर जाएगा आपके जो भी क्वेश्चन आएगा उससे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेज हैं। उसके बाद देखिए प्रीवियस ईयर के एसेज, आपको एक पूरा नॉलेज हो जाएगा कि किस तरीके के एसेज एक्चुअल में आए हुए हैं। ये तो कुछ आपके लिए सजेशंस हैं, लेकिन किस तरीके के एसेज एक्चुअल में आए हुए हैं, एग्जैक्ट वही टॉपिक यहाँ पर दिया गया है और उसके लिए एक सैंपल ऐसे कैसा होना चाहिए वो भी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं जिसमें आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद ये सेम चीजें लेटर के लिए दी गई हैं, लेटर राइटिंग टिप्स। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मल लेटर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनफॉर्मल लेटर्स, किस तरीके का आपका फॉर्मेट होना चाहिए लेटर में। ये भी मतलब आप थोड़ी सी भी गलती ना कर दें, है ना, कि डेट नहीं लिखा या सब्जेक्ट ऊपर नीचे कर दिया। तो एक प्रॉपर लेटर किस तरीके का होना चाहिए यहाँ पर अच्छे से दिया हुआ है। आप बार बार अगर आप लेटर का फॉर्मेट को रीड करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किसी भी तरीके का लेटर आएगा ना आप इजीली उसको टैकल कर लेंगे, है ना। जैसे इस तरीके का जब होता है कि हम न्यूज़पेपर एडिटर को कुछ कंप्लेंट या कुछ ऐसा लिख रहे होते हैं, तो आई एम कॉन्स्ट्रेन्ड टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द ग्रोइंग मीनेस ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज इन माई लोकेलिटी। कितना अच्छा लगा ना इसको पढ़ने में। तो आप इस तरीके से रीड करेंगे ना आपको इतने अच्छे सेंटेंसेस, इतने अच्छे वर्ड्स मिल जाएंगे ना, और आपको बहुत कॉन्फिडेंस इससे मिलने वाला है। और उसी तरीके से प्रीवियस ईयर के लेटर्स इसमें पूरे दिए हुए हैं, एसबीआई पीओ मेंस एंड आईपीएस पीओ मेंस के। उसके बाद एक्सरसाइजेस जिस तरीके से ऐसे में था, यहाँ पर फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स दोनों के लिए। उसके बाद प्रेसी राइटिंग भी है, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो ये तब भी आपके काम आ जाएगी, है ना। तो ये डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा ईजी बना देगी ये बुक, तो आप इसको डेफिनेटली बाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इस बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके इसे ज़रूर परचेज कर सकते हैं। बेस्ट एवर बुक है ये डिस्क्रिप्टिव के लिए, ठीक है। और बाकी भी मैंने जो चीज़ें आपको बताई, आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियरेस्ट पेरेंट्स। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय करिएगा, ठीक है, पार्टी करिएगा, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। उसके बाद आपकी प्रिपरेशन फिर से पूरी अच्छी तरीके से स्टार्ट हो जानी चाहिए। याद रखिएगा वो मिस्टेक्स जो कि इस साल आपसे हुए हैं उसको आपको रेक्टिफाई करना है आगे आने वाले साल में, और जॉब लेकर ही रहनी होगा। रिजल्ट भी आने वाला है, तो all the best to all of you who are waiting for their results. So that was all for today. This is Sabia signing off. See you all in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you so much for watching. Happy New Year to all of you.